over to Praveen sir. वंदे मातरम बिट्टा जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारे गुजरात के लायंस सदस्यों की मल्टीपल कन्वेंशन हो रही है। ये कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ हो चुका है। हमारे गुजरात में 18,000 लायंस सदस्य हैं और ये गुजरात है जिसने महात्मा गांधी दिए, ये गुजरात है जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए, और ये वही गुजरात है जिसने आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी दिए, और ये वही गुजरात है जिसने हमारे आज के होम मिनिस्टर अमित भाई शाह दिए। तो इस गुजरात के लायंस में बिट्टा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज सिर्फ गुजरात नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, लेकिन विश्व के 25 देशों के लायन मेंबर्स आपको अभी सुनने वाले हैं। लंदन, अमेरिका, ब्राजील, जापान, थाईलैंड, इटली, लंदन, हर जगह से हमारे लाइन मित्र अभी आप हमारा ये वार्तालाप सुनने वाले। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। वंदे मातरम। हम प्रारंभ करते हैं बिट्टा जी आपका स्वागत के साथ कि मेरे पास कई प्रश्न आए कि आपके नाम के पहले ये जिंदा शहीद क्यों लिखते हैं? जिंदा शहीद इसलिए बोला जाता है, 14 बार बम्बों गोलियों से बचने के बाद जो रिकॉर्ड में है, इतने बड़े बड़े बम गोलियां, और जिनका पता ही नहीं, कई नहीं चल पाए और कईयों का पता नहीं चला। तो इतने बम्बों से गोलियों से बच जाना, मैं अपने आप को जिंदा शहीद नहीं कहता, लोग कहते हैं जिंदा शहीद। पीवी नरसिम्हा राव जी ने प्राइम मिनिस्टर के वक्त लाल किला की एक बहुत बड़ी आतंकवाद के खिलाफ रैली में कहा था ये जिंदा शहीद है। मुझे नहीं पता था जिंदा शहीद क्या होता है। मरा हुआ भी हूं और इस बोनस की जिंदगी में इतने बम्बों से देश की आजादी की रक्षा करते करते जो बच गया, और मैं जिंदा भी हूं और मरा हुआ भी हूं, जिंदगी मेरी बोनस है, इसलिए मुझे जिंदा शहीद कहते हैं। बिट्टा जी, हमने ये सुना है कि आप शहीदों के परिवार के लिए, आर्मी के विधवाओं के लिए और बड़े जिंदा दिली से आप काम करते हैं, तो इसलिए आप शहीदों के लिए आप जिंदा है, आज उनके परिवारों के लिए आप जिंदा है। तो हम सभी आपको इस कार्य के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एक हमें खुशी है कि आतंकवाद के खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, प्रेरणा कैसे मिली आपको? मतलब देखा कि आपका पूरा का पूरा जीवन है वो आतंकवाद के खिलाफ है। देखो, जोश है आपके अंदर। एक बात आपको स्पष्ट कह दूं, हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये जो भारतवर्ष पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, जहां महाराणा प्रताप, जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने 2-2 बेटे अपने नियों में चनवा लिए, 2 बेटे जंग में शहीद करा लिए, 21 युद्ध लड़े उस वक्त औरंगजेब के खिलाफ। गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर, जिनको चांदनी चौक में शीश अपना देना पड़ा इस राष्ट्र की खातिर, जिनको कहते थे हिंद की चादर। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, सफाकुल्ला खां, रानी झांसी, चंद्रशेखर आजाद, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लाला लाजपत राय, इतनी बड़ी शहादतें, ये खून से सजा हुआ देश है। ये भारत माँ को ऐसे नहीं बनी है। भारत माँ दुनिया के अंदर अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, किसके आगे माँ नहीं लगता। एक पूरा दुनिया के अंदर ऐसा, विश्व के अंदर ऐसा देश है जिसके आगे लगता है माँ, वो है भारत माँ, जिसकी रक्षा के लिए इतनी बड़ी शहादतें कुर्बानी दे दी। और उनकी शहादतों कुर्बानियों से जो आजादी मिली, उसकी रक्षा के लिए भगवान ने हमें सेवा दी। तो ये कोई आसान नहीं है, ये कोई कुर्बानी नहीं है, ये एक सेवा है, ये एक कर्तव्य है। उसको हम रात दिन जितना भी हो सकता है पूरा करने की कोशिश करते हैं। बिट्टा जी, आपने आतंकवाद को लड़ने के लिए इतनी हिम्मत कैसे पैदा की? आतंक के नाम से लोग डर जाते हैं, लेकिन आप तो आतंक के सामने लड़ रहे हैं।
मैं जब 7 साल की उम्र का था, एक तरफ हरमंदिर साहब, एक तरफ जलियांवाला बाग, उसके बीच में हमारी हवेली थी। तो मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ सैर करने जाया करता था। तो एक दिन ग्रैंडफादर को पूछा, ये दीवार पे निशान किस चीज के हैं? तो मेरे ग्रैंडफादर मुझे वहां ले गए, कहते वो उस जनरल डायर के गोलियों के निशान हैं जिसने 13 अप्रैल को भारत की आजादी मांगने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उनके ऊपर गोलियां चलाई थी। फिर उन्होंने मुझे शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम उधम सिंह की किताबें लेके दी। वो किताबें पढ़ी और 1 या 2 महीने के बाद अपने ग्रैंडफादर को पकड़ा और उसी जगह पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से लथपथ लाल मिट्टी पे मैंने शपथ ली थी, आजादी इन्होंने लेके दे दी, कभी जिंदगी में वक्त मिला तो आजादी की रक्षा करेंगे। वक्त गुजरा, जैसे जैसे वक्त गुजरा, बड़ा हुआ, 10th क्लास में हुआ, तो मैंने 2 दिन मनाने का फैसला किया, 15 अगस्त और 26 जनवरी, जलियांवाला बाग, हरमंदिर साहब के पास। और वक्त गुजरा, और जब वक्त गुजरा तो उस वक्त, आवाज आ रही? हेलो? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, यस यस, आ रही है बेटा। उस वक्त गुजरा तो एक हरमंदिर साहब के अंदर से एक चैलेंज आया। जब 15 अगस्त आजादी का दिन आया, उन्होंने कहा यहां तिरंगा झंडा नहीं लहराने देंगे, यहां खालिस्तान का झंडा लहराया जाएगा, जो लहराएगा उसको बम्बों गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। हमने कहा, हमने जलियांवाला बाग के अंदर शपथ ली थी, 7 साल की उम्र में आज इम्तिहान का वक्त है, खालिस्तान ना बनेगा, ना बना है, ना कभी बनने देंगे, और आजादी का तिरंगा झंडा यही लहराएंगे, बम गोलियां खाएंगे। और पहला बम ब्लास्ट आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए 15 अगस्त को सुबह 5 बजे मेरे घर में फेंका गया कि हम आजादी की रक्षा ना कर सके, इस तिरंगे झंडे का मान सम्मान ना कर सके। पर वो बम गोलियां खाने के बाद, आतंकवादियों के चैलेंज के बाद, हमने 12 बजे वो तिरंगा झंडा लहराया। फिर आतंकवादियों ने अंदर से कहा हम उतार करके आग लगा देंगे तिरंगे झंडे को। हम 5 बजे तक पहरा देते रहे और तिरंगे झंडे को उतारा। जब सूरज डूबने लगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय करते हुए सीने पे लगाया। पहला बम 15 अगस्त आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए हुआ, और बम्बों गोलियों का मुकाबला वंदे मातरम, भारत माता की जय करते हुए दिया। ये हमारी आतंकवाद के खिलाफ पहली लड़ाई थी। बेटा जी, आपकी बात से हम सभी को देशभक्ति के लिए प्रेरणा मिल रही है। आपके ऊपर कई बार आतंकियों के हमले हुए, तो आप कोई भी एक इंसिडेंट का जिक्र करेंगे, आपका अनुभव? मेरे ऊपर आतंकवादियों कई के आतंकी हमले तो हमले हुए बड़े, आप पर। हाँ, पर ये जो आपको बताया कि पहला जो हमला हुआ था आजादी की तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए, ये मेरा सबसे बहुत बड़ा अनुभव था। उसके बाद आतंकवादियों ने दिल्ली के अंदर, अमृतसर के अंदर 40 किलो आरडीएक्स, अमृतसर में 45 केजी आरडीएक्स, कहीं 35 लोग शहीद हो गए, कहीं 40 लोग शहीद हो गए। एक लाशों की लाशें खून की तरह बिखर गई। और जब अमृतसर में बम्बों से हमला हुआ था, मेरा पैर उतर गया, और पैर उतरने के बाद मुझे वो दिन याद है जब मैं नीचे उतरा, और उससे पहले गोलियों से दूसरा पैर छाननी था। रात को ही मैंने क्रसिस छोड़े थे, और मुझे नहीं पता था कि सुबह दूसरा पैर भी मेरा चले जाएगा। पर मैं घबराया नहीं, मेरा खून बहता रहा और वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलता रहा अस्पताल जाने तक। और जब तक अस्पताल डॉक्टरों ने मेरे पे इंजेक्शन नहीं लगाया बेहोशी का ऑपरेशन करने के लिए, मेरे अंदर से वंदे मातरम, भारत माता की जय निकलती रही। आज भी मैं भगवान से कभी बैठा हुआ सवाल पूछता हूं, हे भगवान, मुझे वो शक्ति, मुझे ताकत, वो प्रेरणा आपने कहां से दी? खून मेरा बाल्टियों की तरह बह रहा है, और मैं वंदे मातरम बोलता हुआ मैं जा रहा हूं कि मुझे फलाने हॉस्पिटल ले चलो। ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा अनुभव है। अगर ये खून से देशभक्तों की धरती, संतों महात्मों की धरती पे आप दिल के साथ
कहीं भी है, मातृभूमि के एक मंदिर की तरह, एक भगवान की तरह। सबसे बड़ा भगवान तो भारत माँ है, उसको प्यार करते हैं दिल के साथ, दिखावे का साथ नहीं। तो भगवान आपको एहसास कराता है, मातृभूमि आपको एहसास कराती है कि मैं हूं आपके साथ, आपका मेरा आशीर्वाद आपके साथ। बिट्टा जी, जो भी अभी आपको सुन रहे हैं उनको बहुत प्रेरणा मिल रही है, हम लोगों को तो मिल ही रही है। और आप एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिंदुस्तान के अध्यक्ष भी हैं, तो क्या हम जान सकते हैं आपसे कि आतंकवाद कितने प्रकार का होता है? आज जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ये भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता है। मैं इसको नरेंद्र मोदी नहीं मानता हूं, ये भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। इसको इस मुल्क के साथ एक ही इश्क है, एक ही प्यार है, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करना, मजलूमों की रक्षा करना, आतंकवाद को समाप्त करना, अपनी मातृभूमि की सीमाओं की को आंच ना आए, एक ही मकसद, प्रथम राष्ट्र। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, पिछले 6 साल के अंदर आपने देखा होगा, कभी पठानकोट की घटना, कभी दीनानगर की घटना, कभी 26/11 की घटना बॉम्बे के अंदर, कभी पार्लियामेंट की घटना, कभी दिवाली को दिनों के अंदर दिल्ली में जगह जगह ब्लास्ट होते थे, बॉम्बे में ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, कश्मीर को छोड़ करके एक भी ब्लास्ट, एक भी गोली पूरे हिंदुस्तान में नहीं चली है। ये मातृभूमि की कृपा है, ये उन शहीदों का आशीर्वाद है कि हमें ऐसा एक योद्धा इस राष्ट्र को मिला है। बिट्टा जी, हिंदुस्तान में कई जगह नक्सलवाद भी है, और आतंकवाद और नक्सलवाद में बेसिकली क्या फर्क है दोनों चीजों में? एक है कश्मीर के पाले हुए गुंडे, कश्मीर के पाले हुए आतंकवादी, पाकिस्तान जो उनको पालता है, जिनको हमारे जवान एक गोली चलती उधर से 100 गोली का जवाब दे करके उनको रोड़ते हैं, उनको ठोकते हैं रोज। और आपने देखा होगा कि 370 धारा, कैंसर की बीमारी 70 साल की, 80 साल की, किसने समाप्त की? वो एक ही योद्धा आया, नरेंद्र मोदी, और दूसरा जिसका नाम है अमित शाह, जिसने सरदार पटेल के जो अधूरा इतिहास था उसको पूरा कर दिया। और जहां तक नक्सलवाद की बात है, आप 5 साल से पहले देखिए, रोज 70 जवान, 50 जवान, 20 जवान, 10 जवान दूसरे, चौथे, 5वें दिन शहीद होते थे। अब उसके ऊपर भी बहुत बड़ा लगाम लगा है। और नक्सलवाद और ये आतंकवाद, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो आईएसआई का आतंकवाद है, और ये आतंकवाद, नक्सलवाद, ये हिंदुस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की देन है जो इनको सपोर्ट करते हैं। और बड़ी जल्दी इसके भी ऊपर, जो कुछ थोड़ी देर है, इसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी कंट्रोल होगा, ये मैं वादा करता हूं। बिट्टा जी, जैसा आपको पता है कि हम लोग लायंस क्लब वाले, और लायंस का स्टैंड्स फॉर लिबर्टी, इंटेलिजेंस, आवर नेशंस सेफ्टी। तो ये आतंकवाद की समस्या और नक्सलवाद की समस्या के लिए, वैसे तो हम लायंस क्लब वाले एक व्यापारी आदमी है, समाज सेवा जितनी हो सकती है उतनी करते हैं, फिर भी आपके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए इस समस्या का समाधान के लिए? आप जिस काम में लगे हैं लायंस क्लब के, मेरे भाई, पिता समान, क्योंकि लायंस क्लब के आज शनि में इन समागमों में बहुत जाता हूं। अभी साईं बाबा के मंदिर के बाद वहां भी मैंने बहुत बड़ा समागम किया था। मालपानी ग्रुप, मालपानी ग्रुप, हाँ, मतलब वो क्या फंक्शन था। लेडीज थी, बुजुर्ग थे, ड्रामा नहीं था। मतलब जाकर के, गांव अंदर है, बहुत दूर अंदर है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, पर बहुत शहर से दूर है, सिटी से दूर है। मतलब लगता था कि लायंस क्लब के अंदर वो वहां पे कितना बड़ा जज्बा था। आपको अपने मिशन में रहना है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आपने समाज के लिए
टेररिस्ट विक्टिम के लिए, गरीबों के लिए कई ब्लड कैंप लगाते हैं, किसी को सिलाई मशीन देते हैं, किसी की आंखों का कैंप लगाते हैं। आप बहुत सेवा करते हैं, आपको अपनी सेवा करनी है। हमें और फोर्सेस को, हमें राष्ट्र के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। आपकी सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए, आप हमें ब्लेसिंग देते रहें। आपने जो जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, आपने उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जो जिम्मेदारी आपने उठाई वो पॉलिटिकल पार्टियों को उठानी चाहिए, जो नहीं उठाती, जो वोट सत्ता कुर्सी के लिए भागती रहती हैं और देश हमारा कमजोर करती रहती है। आपने देखा होगा पिछले टाइम के ऊपर नरेंद्र मोदी जी, कोरोना की जो मार आई इतनी बड़ी हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर महामारी, एक विश्व के अंदर ऐसा एक नरेंद्र मोदी योद्धा मिला जिन्होंने पूरे दुनिया में बता दिया कि हिंदुस्तान कोरोना से कैसे लड़ा जा सकता है। पर कहीं कहीं अब हम हार रहे हैं। हारने का कारण क्या है? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारें हैं, उनको दिमाग नहीं है, उनके अंदर राजनीति है। जैसे महाराष्ट्र की सरकार है, जैसे दिल्ली की केजरीवाल की सरकार है। अगर आपको छोटी सी राजनीतिक बात कहूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, हम वोट की खातिर कई बार ऐसे फैसले कर लेते हैं, सत्ता की खातिर। बिजली के बिल माफ कर दो और बसों के किराए माफ कर दो, फलाना माफ कर दो। कल को देश के ऊपर आफत आ गई तो देश को कैसे बचाएंगे? हमारी जेब में तो इतना पैसा नहीं, हम देश को या स्टेट को चला लेंगे। अब वही हुआ, दिल्ली के अंदर सरकार बन गई और सरकार बनने के बाद आज कोरोना की महामारी आई और महामारी आने के बाद, ये मैं राजनीतिक आपको बता रहा हूं, अब कहते जी हमको जो मुलाजिम काम करते देने के लिए तनख्वाह नहीं है और हमने खोल दिया पूरा दिल्ली। और आज देखो लाशों के ढेर दिल्ली में रोज जा रहे हैं, 20 लोग 50 लोग, उनके पास उनके घर वाले भी नहीं है। कौन है इसका जिम्मेदार? हम पॉलिटिशियन जिम्मेदार है। हम गलत फैसले करते हैं। नरेंद्र मोदी क्या करता है? कहता मैं गलत फैसला नहीं करूंगा। जो काम करता है इस राष्ट्र के अंदर, जो उसका बनता है, उसको इस राष्ट्र को टैक्स देना होगा। टैक्स इसलिए देना होगा, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? हथियार कहां से आएंगे? प्लेन कहां से आएंगे? सड़कों की डेवलपमेंट कैसे होगी? जैसे चाइना के अंदर अभी देखा, हमारे एक युद्ध की तरफ जा रहा है देश। क्यों? पहले सड़कें टूटी हुई थी, हमारी जमीनों के ऊपर कब्जे हो रहे थे। नरेंद्र मोदी ने वहां डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। तो कहां से पैसा आएगा? ये लोगों के खून पसीने का टैक्स का पैसा आएगा। अगर वही पैसा हम वोट की खातिर, सत्ता की खातिर सरकार बना लेंगे और कोरोना की महामारी आएगी तो कहां से होगा? इतिहास आपके सामने, आपने देखा आज क्या हुआ दिल्ली के अंदर, आपने देखा आज महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है। बेटा जी, आपको ये बताऊं मैं कि कोरोना की लड़ाई के युद्ध के अंदर हमारे लाइन साथियों ने बहुत अच्छा कार्य किया। घर घर जाकर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांवों में, चौराहों में पीपी किट्स दिए हैं, सैनिटाइजर दिए हैं, मास्क दिए हैं, राशन किट दिए, फूड पैकेट दिए और करीबन 1.5 करोड़ लोगों तक लाइन के सदस्यों ने काम किया है। और इसके अलावा भी हमने प्रधानमंत्री के कोष में भी लगभग 15 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है और मुख्यमंत्री कोष में भी हमने अभी तक 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। ये आपके लिए कह रहा हूँ कि हम लोग लाइन सदस्य, जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात, हाँ, मैं आपकी बात को टोक रहा हूँ। यस सर। आपने कहा आपने क्या करना है, यही तो आपका कर्म है, यही तो आपका लायंस क्लब का काम है कि पॉलिटिशियन 4 रोटी खिलाएंगे किसी गरीब को और उसकी रोटी दे करके, खाना दे करके उसकी फोटो खिंचा के 10 बार फेसबुक पे डालेंगे। ये पॉलिटिशियन और आपका आप में फर्क है। जो काम पॉलिटिशियन को करना चाहिए वो आप करते हैं, जो करना चाहिए। तो आप देखो जो आपने बातें कही, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके लोग सब मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं, सुबह मेहनत मजदूरी करके अपने काम से, बड़ा बिजनेस हो छोटा हो, है तो मेहनत मजदूरी, सुबह से रात तक करके फिर अपना वक्त समाज सेवा के लिए, सोशल काम के लिए देते हैं। तो हम आपके बहुत आभारी हैं। बिट्टा जी, टेलीविजन के टॉक शो में हम देख रहे हैं कि जब भी कोई पाकिस्तान के पैनलिस्ट आते हैं तो आप में गजब का जोश आता है और कई बार आप तोप तक लेकर आए उसके अंदर। तो ये ऊर्जा
भड़कती कहां से है आपके अंदर? मजा देखो, दो बातें। मेरे बम्बों से आरा शरीर टूटा हुआ है, रॉड्स हैं, मैं पूरा चल नहीं सकता हूं। मैं एक बात आज आपको कहूं, कई बार इतना जोश आता है कि अगर शरीर में मेरे रॉड ना होते और सिर पे गुरु महाराज की सजाई हुई पगड़ी ना होती और मेरी जो मूछें हैं सब जानते ये ना होती, तो भगवान की कसम, भारत माँ की कसम, जब हमारे जवानों को शहीद कर दिया जाता है, दिल करता है गुप्त तरीके से बॉर्डर पार करके शरीर के ऊपर बम बांध के आईएसआई के कैंप को उड़ा दूं। पाकिस्तान को नहीं, किसी मजलूम को मारने के लिए नहीं, पाकिस्तान में किसी बहन का सुहाग उजाड़ने के लिए नहीं, किसी बच्चे को यतीम करने के लिए नहीं। दिल करता है शरीर पे बम बांध के आप तो चले जाऊं इस देश के लिए, पर पूरा कैंप उड़ा के इतिहास बढ़ा दूं कि दोबारा अगर हिंदुस्तान की तरफ आपने देखा तो याद रखना मेरे जैसे कई तैयार होंगे जो बम्बों से आपके उन कैंपों को उड़ाएंगे जो रोज हमारे जवानों के ऊपर गोलियां चलाते हैं। हम सबका ये सपना है कि आप जैसे देशभक्त लोग हैं तो पूरे कश्मीर में जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान का तिरंगा लहराना चाहिए। ये सपने हम सब के कब तक साकार हो सकते हैं? एक मैं आपको बता दूं, आजकल किसी को देशभक्त कहना ये बहुत बड़ी बात है। हम हजारों बार मर के भी जन्म ले ले, इस मातृभूमि की मिट्टी का कर्ज हम चुका नहीं सकते। देशभक्त आजकल होना बड़ा बहुत मुश्किल काम है। देशभक्त आज सिर्फ जवान है जो रोज मौत का कफन। नहीं बेटा जी, मैं आपको रोकूंगा। आप तो वास्तव में हमारे लिए एक रोल मॉडल है और आप देशभक्त अवश्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी मेहरबानी। पर आज हमारा जवान जब घर से निकलता है, मौत का कफन बांध करके अपनी बीवी की तरफ देखता है, अपने बच्चे की तरफ देखता है, अपनी पत्नी की तरफ देखता है और अपनी पत्नी की तरफ देखता है, और जब घर से निकलता है तो उसके दिमाग में होता है शायद मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। और बच्चों को, पत्नी को, सबको पता होता है हमारा पति, हमारा पिता, हमारा बेटा वापस आएगा, पर 10 दिन के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में लथपथ उसकी बॉडी आती है। वो जवान आज राष्ट्रभक्त है, जिसकी एहसानों को, जिसके परिवार के एहसानों को हम कभी भूल नहीं सकते। और आज अगर मैं देशभक्त मानता हूं, मुझे अगर पूछोगे, मैं किसी को देशभक्त नहीं कहता हूं, आम जनता को कहता हूं, जवान को कहता हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। आज अगर मैं देशभक्त किसी को मानता हूं तो वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना सीपीएम, ना सीपीआई, सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सर्जिकल ऑपरेशन करता है। जब पाकिस्तान में जब 40 जवान पुलवामा के अंदर शहीद होते हैं और रातों रात आप हम सोए होते हैं और नरेंद्र मोदी जाग रहा होता है, और 15 मिनट के अंदर वहां 400 के करीब आतंकवादियों को ठोक करके 15 मिनट के अंदर बालाकोट 700 किलोमीटर दूर दिल्ली से आ जाते हैं। वो है देश। बेटा जी, आपने ये बात कहकर 6.5 करोड़ गुजरातियों का सीना गर्व से बड़ा कर दिया आपने। नरेंद्र मोदी सिर्फ हमारे गुजरात के नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं है, पूरे विश्व के हैं, लेकिन फिर भी होने से एक वास्तव में हमें उस बात का गर्व तो होता ही है। आपने नहीं की कि कश्मीर में तिरंगा पूरे कश्मीर में देखने का सपना कब तक साकार हो सकता है और कैसे हो सकता है? देखो, एक बात मैं आपको कह दूं, कभी हमने नहीं सोचा था कि कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। और आपने देखा होगा, महबूबा मुफ्ती ने कहा था चुनाव से पहले, 370 धारा से पहले जब चर्चा चल रही थी 370 धारा की, कि अगर यहां तिरंगा झंडा लहराया गया तो याद रखना यहां पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज आएगी, यहां को तिरंगा झंडा लहराने वाला नहीं होगा। आज क्या हुआ? 370 धारा हटने के बाद तिरंगा झंडा एक, हिंदुस्तान के अंदर संविधान एक, जनगण मन एक, हिंदुस्तान एक। कौन है उसको करने वाला? वो गुजरात की धरती का, सरदार पटेल की, उस योद्धे की धरती का, उसके अधूरे सपनों को पूरा करने वाला, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने आपके लिए, राष्ट्र के लिए करके दिखाया।
अच्छा बेटा जी, जी। आज इंडिया और चाइना के बीच में भी गरम गरम माहौल बना हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले तो ये था, मैं पुराना टकसाली कांग्रेसी हूं और जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम के 7 साल की उम्र से कांग्रेसी, पर बचपन से लेके आज तक मैंने प्रथम राष्ट्र रखा है। पहले कांग्रेस पार्टी थी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल जैसे लोग थे। अब तो वो लोग नहीं रहे। अब तो बहुत बड़ा राजनीतिक पार्टियों में बहुत बड़ा अंतर आ गया। और पहले क्या था कि हमारी जितनी चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे जितनी भी जमीन थी वो बिल्कुल लवारस थी। कोई आ जाए, कोई चले जाए, कोई आ जाए, कोई चले जाए। आपने देखा होना असम के अंदर बांग्लादेशियों ने किस तरीके से आते थे और घुस जाते थे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की सारी सीमाओं का कवर किया और आज नरेंद्र मोदी ने चाइना के तरफ जो हुआ रास्ता, जो हमारी जमीन थी, उसको बनाने की कोशिश की। चाइना बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हो गया, ये तो कभी हुआ नहीं। और नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया ये आज का भारत है, पहले का भारत नहीं है। चाइना एक दुनिया के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, पर यह नहीं है कि ताकत है कि हमारी मातृभूमि की सीमाओं की तरफ को आंख उठा के देख ले। आज चाइना के चने चबा दिए, नरेंद्र मोदी जी ने चने चबा दिए। आज उसको बातचीत करने के लिए टेबल पे बैठना पड़ रहा है। सही बात है। बातचीत का हल राइट। करो। तो ये इसके पीछे कौन है? नरेंद्र मोदी और आप जैसे लोगों की दुआएं, गुजरात की वो माए बहनों की दुआएं, जिस जिस गुजरात की धरती ने हमें ऐसा योद्धा दिया है। मैं फिर कहूं, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना सीपीएम सीपीआई, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बड़े आए, प्रधानमंत्री बड़े चले गए, पर ये प्रधानमंत्री एक इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर, कि मेरा मकसद कुर्सी सत्ता नहीं है। ये बिट्टा जी, जी। इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल सदियों से भाईचारे का संबंध रहा है। इन भाइयों के बीच में आजकल कोई फूट डालने की कोशिश कर रहा है, वो क्या बात है? बात सबसे बड़ी ये है कि इस वक्त पूरे विश्व के अंदर जिस नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका के अंदर दुनिया में जाने के ऊपर कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों ने प्रेशर लगा करके रोक लगा दी थी। आपको याद होगा, मैं उस पिछले इतिहास में लंबा जाना नहीं चाहता, आप समझ गए होंगे। यस सर। कोई मौत का सौदागर कहते थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। आज उसी नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत मां का नाम पूरी दुनिया में एक नंबर पे ले आए। आज रशिया, आज अमेरिका, आज ऑस्ट्रेलिया, आज पूरा विश्व 2-3 कंट्री को छोड़ करके आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हो गया। और सबसे बड़ी जो नई चीज आने वाली है, आपको बता दूं, आप में काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे। यस सर। कि अब चाइना की तरफ से, चाहे जापान हो चाहे अमेरिका हो, जिनकी भी इंडस्ट्री वहां थी, जो व्यापार वहां से चलता था, उसको छोड़ करके अब उनकी निगाह हिंदुस्तान की तरफ जा रही है। हिंदुस्तान की तरफ निगाह जा रही है तो चाइना दुनिया को बताना चाहता है, कभी नेपाल का झगड़ा, कभी पाकिस्तान का झगड़ा, कभी चाइना का झगड़ा, कभी बांग्लादेश का झगड़ा, ये झगड़ों को बता करके पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बताना चाहता है कि हिंदुस्तान में मत मत जाओ, क्योंकि भारत एक मजबूत देश बनता जा रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है। और नेपाल हमारा छोटा भाई था, है, वो रहेगा। ये अगर चाइना का मसला हल हो सकता है तो ये भी मसला हल होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। वो तो सही चाइना बात से हम दूर है। नहीं जाएंगे। ठीक है। हमारे अभी एक दोस्त है, हमारे सदस्य लंदन से, आपको कुछ पूछना चाहते हैं, समीर हाँ, खमाड़ा। करो समीर जी। करो। यस समीर। समीर जी। अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ हाँ, हाँ जी। या अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, जी। नमस्कार और प्रणाम बीटू जी। वंदे आ, मातरम। आपने, हम यहाँ लंदन बैठे हैं, लेकिन आपको सुन के अभी हमारा ब्लड फ्लो एकदम बढ़ गया, हमारा हार्ट बीट बढ़ गया। तो यू आर वेरी इंस्पायरिंग। तो मेरी खास आपसे ये प्रश्न होता है कि आज के युवा को इंडिया में इंस्पायरिंग पीपल, नॉट पॉलिटिशियन, लीडर की बहुत जरूरत है। तो
आप बोल रहे हो कि अमित जी ऐसे है, ये मोदी जी ऐसे है, तो आपकी एस्पिरेशन मतलब लोगों के लिए क्या इच्छा है, पॉलिटिकली आपकी क्या इच्छा है? मेरा तो ये देखो, कहना है कि आप आगे आएंगे तो युवा बहुत आपके पीछे आएंगे। दो बातें। मैं पॉलिटिक्स कर चुका, मैंने 96 में चीफ मिनिस्टर मिल रही थी, छोड़ दी, मैं मिनिस्टर रहा, यूथ कांग्रेस का ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट रहा, ममता बनर्जी मेरी स्टेट प्रेसिडेंट 4.5 साल रही, अशोक चौहान मेरा स्टेट प्रेसिडेंट 4.5 साल 5 साल रहा। मैं इन चीजों से निकल चुका हूं। मैं पॉलिटिक्स में अगर आ जाता हूं तो मैं समझूंगा फिर जो मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए जो सेवा कर रहा हूं, जो सच्चाई लोगों को बताता हूं, वो मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं एक लालची कहलाऊंगा। मुझे राज्यसभा मिल जाएगी, मुझे कोई मंत्री बना देगा, मुझे कोई बड़ा पद दे देगा, तो मैं जिंदगी में इतने बम गोलियां खाने के बाद अपनी जिंदगी को बिल्कुल बोनस की जिंदगी समझता हूं। और हमेशा भगवान ने मुझे एक बहुत प्यारी चीज दी है, जो आप शायद लोगों के पास भी नहीं होगी, और उसका नाम है मौत, जो हमेशा मैं अपने सीने पे लगा के रखता हूं। आज नहीं तो कल आनी है। एक हमारे संतों की बड़ी सोनी एक प्रवचन है, हम आदमी एक दम के पल की खबर नहीं, एक दम के इंसान है, पल का पता नहीं। जब मौत मेरी दोस्त है तो मैं क्यों इन चक्रों में पड़ूं? जो अच्छा वर्क करता, अगर मोदी जी अच्छा वर्क करते रहो उनके लिए बोलता हूं, अगर राहुल गांधी करता होता तो उसके लिए बोलता। तो मैं ये चाहता हूं, मुझे ये ना कहे कि मैं इसलिए उसके लिए बोलता था, इसलिए अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए बोलता था कि मैंने उनसे कुछ लेना था। जिंदगी बड़ी छोटी है, तो ये भी एक सेवा है। आप कितने मेरे भाई बहन पिता समान पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, तो आप भी तो मुझे सुन ही रहे हैं। ये भी तो एक सेवा है कि आप मुझे हौसला दे रहे हैं। बन भी जाऊंगा तो क्या करूंगा? मोदी जी ने देखो हिंदुस्तान का एक फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, शंकर जी बना दिए, एक ब्यूरोक्रेट थे। ऐसे कई उन्होंने अच्छे अच्छे लोग जो हैं पॉलिटिक्स में नहीं थे, उनको जिम्मेदारी दे दी। तो मोदी जी की एक टीम इतनी जबरदस्त टीम है कि वो टीम ऑलरेडी देश के लिए, दुनिया में, विश्व में भारत माँ का नाम ऊंचा करने के लिए बड़ा अच्छा वर्क कर रही है। तो कुछ सोशल लोग भी रहने चाहिए जिनको ऐसी जो अच्छे कर्म हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचाएं। तो इसलिए मैं वहां नहीं जाना अच्छा समझता। मुझे राजनीति अच्छी नहीं लगती, मैं बड़ा दूर रहता हूं उनसे। हमारी यही प्रार्थना है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा यूथ को आज आप इंस्पायर करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि सबको आजादी की इतनी कीमत अभी पता नहीं है। ऐसा लगता है कभी कभी न्यूज पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं आपको एक बात कहूं, मैं सुबह उठ करके रोज भगवान से एक प्रार्थना करता हूं, पहले भी करता था, अब एक और प्रार्थना करता हूं। मैं सुबह भगवान से एक चीज मांगता हूं कि मुझे मौत कभी भी देना, बम्बों गोलियों से राष्ट्र के लिए देना, मुझे गंदी राजनीति करते हुए ना देना। अब जो मेरी प्रार्थना होती है, जो कुछ नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए दुनिया में जो नाम बताया हर हिंदुस्तानी का, आप इंग्लैंड बैठे को अमेरिका बैठे, इतना आज कह रहे मैं हिंदुस्तानी हूं, आपको सर पे उठा लेंगे। और कभी वो भी वक्त था हिंदुस्तानी को साइड में कर दिया जाता था। तो आज मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता हूं, मेरी जिंदगी तो भगवान बोनस की है, जो बची हुई है बिट्टा जी, वो भी मोदी जी को दे दो। बिट्टा जी, अगर हम सब काम नरेंद्र मोदी अमित शाह पर छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? वो गंदी राजनीति में उन्होंने तो अच्छा काम करके दिखाया। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं। देखो, बात जिस दिन कोई ऐसा लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी कहीं कमजोर हो तो उनके साथ खड़े होंगे, पर मुझे उम्मीद है उनकी टीम बहुत बड़ी, आप लोगों के सहयोग से बहुत बड़ी टीम है। और एक एक आदमी आप जरा सोच के देखो, एक एक व्यक्ति चुना हुआ है। पहले का पॉलिटिशियन देखो, 6 साल पहले का, उससे 6 साल, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रही चाहे कांग्रेस की रही, हमने जिंदगी के मजे लिए पॉलिटिशियनों ने, हमने मंत्रियों ने जिंदगी के मजे लिए। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि पुरानी पॉलिटिक्स और नरेंद्र भाई मोदी की पॉलिटिक्स में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? देखो, पुराना जो सिस्टम था, मंत्री थे, मंत्री बन जाते थे, काम तो अधिकारी करते थे, हम तो जिंदगी के मजे लेते थे। मैं भी मंत्री रहा, कौन क्या कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं। आज आप देखिए, नितिन गडकरी को देखिए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को देखिए, सड़कों का निर्माण देखिए, जिस तरीके से सड़कों का निर्माण नितिन गडकरी ने किया, उसका ब्रेन है, पॉलिटिकल ब्रेन भी है, डेवलपमेंट विकास ब्रेन भी है।
फॉरेन मिनिस्टर का आपको नाम लिया, और ऐसे कई कई मिनिस्टर हैं जो मुझे अभी नाम याद नहीं, जो हर व्यक्ति अगर मंत्री है तो उसको पता है मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री हूं, मैंने ये जिम्मेदारी को निभाना है और जिम्मेदारी निभा करके मैंने पीएमओ में रिपोर्ट देना। ये जिंदगी में मैंने पहली बार देखा है, पहली बार, पहले ऐसा नहीं था। तो ये एक राष्ट्र की बहुत बड़ी मजबूती है। पहले इलेक्शन लड़ा, पैसे दिए, टिकट लिया, इलेक्शन लड़े, पैसे दिए, मंत्री बने, इस मातृभूमि को लूटा। आज लूटने वाला, आज आप देखिए नरेंद्र मोदी जी के टाइम को कुछ स्कैंडल बता दीजिए मुझे। मैं फिर कहूं, मेरा बीजेपी से, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, मेरा नरेंद्र मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा देना देना है इस प्रथम राष्ट्र से। एक भी स्कैंडल बता दे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी के 6 साल में हुआ। अब पहले आप स्कैंडल देखो, कितने कितने बड़े स्कैंडल हुए, कितने बड़े स्कैंडल हुए। आज वो स्कैंडल नहीं है, आज डर है, आज खौफ है। मानता हूं कि करप्शन अभी समाप्त नहीं हुई है, मानता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी कमियां हैं। कमियां इसलिए हैं, आपने महाराष्ट्र में देखा, उदय ठाकरे जी बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, उनका बेटा मंत्री बन गया, जिंदगी के मजे ले रहे। आपने देखा, आपने महाराष्ट्र को आपने देखा, नजदीक से देखा महाराष्ट्र को, कि महाराष्ट्र की सरकार, मिली जुली सरकार कैसे चल रही है। अगर वहां पे मोदी जी की दखलंदाजी होती तो आज महाराष्ट्र के अंदर इतना बड़ा कोरोना ना फैलता। सवाल सबसे बड़ा है। हाँ, मैं अगर ये कहूं बिट्टा जी कि के शब्दों में जो फर्क है पुरानी राजनीति और आज की राजनीति में, ये फर्क है परिवार नीति और राष्ट्र नीति का। सही ना? परिवार नीति पहले थी और आज राष्ट्र नीति है। देखो, पहले थी राजनीति, जब आजादी से पहले, आजादी के वक्त, जब शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, जब सुभाष चंद्र बोस घर से निकलते थे तो क्या कह के निकलते थे अपनी मां को? मां गोली सीने पे खाएंगे, इस भारत माता को आजाद कराएंगे। ये उस वक्त कहते थे, और खद्दर पहना करते थे। खद्दर सुंदर लगता था, लोग कहते थे खद्दर पहना राष्ट्रभक्त आ गया। एक शेखर एंड सुमर में मैंने आज से 20 साल पहले एक इंटरव्यू दिया था, मुझे उसने एक सवाल पूछा कि आपने खद्दर नहीं पहना, आप तो कांग्रेसी हैं, आप तो देशभक्त हैं। मैं कहा मैं देशभक्त नहीं हूं, कांग्रेसी कह सकते हैं। आपने खद्दर नहीं पहना। मैं कहा आजादी से पहले जब खद्दर पहन के निकलते थे हमारे योद्धे, कहते थे मां गोली सीने पे खाएंगे, भारत माता को आजाद कराएंगे। कहता आज, मैं कहा आज खद्दर पहन के जाते, कहते चोर आ गए, ठग आ गए, बदमाश आ गए, इसलिए खद्दर पहनना छोड़ दिया। तो सवाल सबसे बड़ा ये था, पहले थी राजनीति, आज नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं अब राष्ट्रनीति। ये राष्ट्रनीति या तो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे थी, या सरदार पटेल जी के टाइम पे थी, या आज का ये एक नया भारत का निर्माण हुआ। सही बात है। हमारे एक सदस्य है वाइस स्टेट गवर्नर वसंत भाई मोगलिया, सौराष्ट्र अमरेली से, आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। जी जी, आपका वो नरेंद्र मोदी ने अभी बताया है कि आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो ऐलान किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे आवाज क्लियर नहीं आई, आप बता दीजिए जरा क्या कहा। आत्मनिर्भर भारत की जो बात की है उसके बारे में आपकी क्या राय है? भारत की आत्मनिर्भर भारत के बारे में। हाँ, देखो इस वक्त देश की हालत इकोनॉमिकली इतनी अच्छी नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, साफ कह दूं। नोटबंदी हुई, उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, नए नए कानून आए, पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि लंबा समय भारत को चलाने के लिए, लंबा समय, ये नहीं एक सरकार आई, मोदी जी आए चले गए, फिर दूसरा राहुल गांधी आया फिर चले गए, फिर तीसरा आया फिर पहले वाला आया चले गए। एक राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कि देश में ऐसी पॉलिसियां बनी जिसके कारण देश का कई जगह पे अच्छाई आई, कई जगह पे कमजोरी आई। आज जो कोरोना की महामारी चल रही है उसका बहुत बड़ा, इस राष्ट्र को, बहुत बड़ा राष्ट्र को क्या दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक आम आदमी से लेके एक बड़े बिजनेसमैन तक इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इसकी भरपाई करने में बहुत बड़ा वक्त लगेगा। और इसके लिए
आप जैसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लॉयंस क्लब जैसी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अंदर, विश्व में जिन्होंने बड़ा काम किया करते हैं, उन लोगों को लोगों के बीच में जाके इसके बारे में समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा कठिन वक्त है। आपने देखा होगा कि हमारे लाखों बिहार और यूपी के मजदूर भाई यहां से बिहार चले गए, यहां से यूपी चले गए। अब बॉम्बे के अंदर किसी मेरे दोस्त की फैक्ट्री है, उसके 1000 आदमी काम करता था, आज उसके पास 200 आदमी नहीं है, 50 आदमी नहीं है, कैसे फैक्ट्री चलाएगा? सवाल ये था कि अगर ये बॉम्बे में थे तो बॉम्बे की सरकार को चाहिए था इनको संभालते, इनको रखते। दिल्ली में थे तो दिल्ली की सरकार को चाहिए था रखते। अब इकोनॉमिकली इसका नुकसान तो होगा। अब वो कब आएंगे? काम तो लेबर करेगी, हम तो नहीं कर सकते ना, हम तो थोड़ा बहुत जितना हो सकता कर सकते हैं। तो कई चीजों का हमारे राष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा राजनीतिक गलतियों से, सरकारों की गलतियों से नुकसान हुआ, जिसका खमियाजा जो बिजनेसमैन है उसको तो कहीं ना कहीं उसको इस टाइम पे मुश्किल के समय में काटना पड़ेगा। अच्छा बिट्टा जी, आपसे एक व्यक्तिगत या पर्सनल प्रश्न हमारे गांधीनगर से हरेंद्र आपको पूछना चाहेंगे। हरेंद्र जी शुक्ला, हाँ, एक आपका आवाज क्लियर आए जरा। हाँ जी। गांधीनगर से हरेंद्र शुक्ला जी आपको एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहते हैं। ओके ओके हरेंद्र भाई जी, नमस्कार जी बिट्टा जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वैसे तो हमारे हीरो जी हमारे बॉर्डर पे हमारी जो रक्षा करते हैं वही है हमारे हीरो, जी और हमारे फेवरेट हीरो भी वही है जी आपकी बातें से हम बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं, जी बहुत मोटिवेशन मिला है, क्योंकि बेसिकली हम लायंस लोग, आपने सही बताया कि कुछ करने के लिए करते हैं। हम ब्रिज हैव और हैव नॉट के बीच में हम ब्रिज बन कर रहे हैं। लेकिन अगर निजी क्वेश्चन की बात प्रवीण भाई ने बताई, तो निजी क्वेश्चन में मेरे क्वेश्चन था जो मैं थोड़ा आपको आउट ऑफ सब्जेक्ट ले जाना चाहता हूँ जी। जैसे कि मेरे फेवरेट हीरो राजेश खन्ना रहा है जी, आपका फेवरेट हीरो कौन रहा है? मेरे लिए आज के वक्त मुझे अजय देवगन अच्छा लगता है। गुड। मुझे 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 दूसरा शहीद आजम, जब उसको देखता हूं तो मुझे वो शहीद आजम भगत सिंह नजर आता है। उसकी एक्टिंग, उसकी हर चीज। ऐसा कभी देखोगे उसको जब भगत सिंह के रूप में उसकी तस्वीर को लेके, तो मुझे एक ही नजर आता है कि ये आज का शहीद आजम भगत सिंह है। जब मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका फेवरेट हीरो मनोज कुमार होगा। देखो, मनोज कुमार भी अच्छा था उस वक्त, उसका था, पर आज अगर आप देखोगे आज के इस मॉडर्न युग के अंदर, अगर आज के टाइम पे अच्छा लगता है, वो मनोज कुमार भी हमारे हीरो थे, पर आज हमारे हीरो जो हैं वो भी थे। आज हमारा अजय देवगन है जो मेरा है। किसी का क्या मन है मालूम नहीं। या मेरे पे पिक्चर आने वाली है नेक्स्ट ईयर, जिसका नाम है जिंदा शहीद। जिंदा शहीद, उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि शायद अक्षय कुमार या अजय देवगन या कोई और ऐसे नामों की चर्चा चल रही है। तो वो पिक्चर आएगी, आपको लगेगा कि उसमें राष्ट्र के लिए पुरानी जो चीजें हैं जो अब नहीं मैं बता सकता हूँ, वो सारी आएंगी। सही बात, थैंक यू। उस फिल्म के प्रीमियर के टाइम हम आपको अहमदाबाद बुलाएंगे। जी हाँ जी बेटा जी जी हाँ जी। नहीं, मैंने कहा कि वो फिल्म गुजरात में रिलीज होगी, तब आपको उसके प्रीमियर होगा। आपका जब भी कोई कार्यक्रम होगा अहमदाबाद में, कहीं भी लॉयंस क्लब का, थोड़ा वक्त कोरोना का निकल जाए और आपके 5-6 कार्यक्रमों में मैं चलूंगा, मैं आऊंगा। वेरी गुड। आपको बड़ौदा भी बुलाएंगे, बड़ौदा में भी आपका बहुत जरूरत है। वंदे मातरम वाले, राजकोट वाले, सूरत वाले सभी आपको बुलाना चाहेंगे। और बिट्टा जी ने कहा कि 5-6 जगह में वंदे मातरम, वंदे मातरम। बेटा जी मुझे एक प्रश्न है। बेटा जी मुझे एक प्रश्न है। प्रवीण भाई मेरा नेट चला गया था जी। हाँ जी, निपम भाई सेठ हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सूरत से आपको कुछ पूछना चाहते हैं। पूछे। मेरा नेट चला गया था। थैंक यू वेरी मच बेटा जी। मुझे सर ये पूछना है, जो टेररिज्म की बात, आतंकवाद की जो बात हम करते हैं, तो एशियन कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा विक्टिम इंडियंस क्यों बन रहे हैं? उसके पीछे की अपनी एक ऐसे हिंदुस्तानी अपनी गलतियां क्या है सर? ऐसा है, जितना भी आतंकवाद आज हमारे देश के अंदर या दुनिया के अंदर आतंकवाद आया है, यह कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक गलतियां हैं।
मैं कई बार सोचता हूं, इतने आतंकवाद के लड़ने के बाद मैं सोचता हूं कि जीवन है कितना, आज है कल नहीं है, 2 सेकंड के बाद नहीं। जिस दिन दुनिया के अंदर हर पावरफुल व्यक्ति को यह पता चल जाएगा जिंदगी का पता नहीं, तो मेरा ख्याल आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। हम एक नए रास्ते की तरफ, अमन शांति की तरफ रास्ते पे चल पड़ेंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर, पंजाबी में कहावत है, चौधर की भूख, चौधर की भूख के अंदर हम दुनिया को तबाह करते जा रहे हैं। अपने अपने मुल्क में सब तरक्की करें, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, हिंदुस्तान हो, कोई हो। हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकवाद आया है हमारी राजनीतिक गलतियों से आया है। पंजाब के अंदर अगर आतंकवाद आया हमारी राजनीतिक गलतियों से आया। कश्मीर के अंदर अगर सरदार पटेल जी की बात मान ली होती, आज हजारों बहनों के सुहाग ना उजड़ते, आज बच्चे यतीम ना होते। सरदार पटेल की पॉलिसी को तोड़ करके जब अलग किया गया तो कश्मीर हमारे हाथ से जा रहा था, तो आज नरेंद्र मोदी जी ने उनका सपना पूरा किया। हर चीज की जड़ कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने वोट और सत्ता और कुर्सी की खातिर इतने बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, इतने बच्चे यतीम कर दिए। बिट्टा जी, हमारे यहाँ आज के जो एंकर है पूरे दिन के प्रोग्राम के, सुमन जी, वो आपको कुछ कहना चाहती हैं। जी बेटा जी, बात कुछ ऐसी है, शब्दों में अगर इनको बयां करूं तो बात कुछ ऐसी है। कौन कहता है सिर्फ बेटियां घर छोड़ जाती हैं साहेब? कौन कहता है कि सिर्फ बेटियां घर छोड़ जाती हैं साहेब? बड़े ही कमाल के होते हैं आप जैसे बेटे, बड़े ही कमाल के होते हैं आप जैसे बेटे, जो बटवे में परिवार छुपा लेते हैं और दिल में हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच। मैं एक आखिर में एक शेर बोलूंगा तो मेरी जिंदगी में आखिर में हमेशा बोलता हूं। एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी अकेली पे उठा रखी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिट्टा जी, जो बोले सो निहाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी लाइन साथियों ने आपसे बहुत प्रेरणा ली है और आपने जो हमने आपसे वादा लिया है गुजरात में आने के लिए, वी विल लव टू वेलकम यू एज अर्ली एज पॉसिबल। हम सब लाइन सदस्य गुजरात के 18,000 लाइन मेंबर्स बिट्टा जी के फैन क्लब के सदस्य हो गए हैं। यू हैव इंस्पायर्ड अस और हम सभी खड़े होकर आपको तालियों से आपको नवाजना चाहते हैं। धन्यवाद 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 सदस्य धन्यवाद सर जी 15वीं अगस्त को उनको बुलाइए, 15 अगस्त को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। के साथ हम समाप्त करेंगे वंदे मातरम के